हम सुनते रहते हैं हमेशा कि रिजर्वेशन अच्छा है, रिजर्वेशन खराब है इंडिया के लिए, ये सारी चीजें। तो आज वो सारी डिबेट्स को समझेंगे, क्या उसके रीजंस है, सारी चीजें, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि रिजर्वेशन कहाँ से आया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे इमर्ज हुए, वो सारी चीजें समझते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है क्या? तो रिजर्वेशन का सिंपल सा मतलब है एडुकेशन, जॉब और पॉलिटिक्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज देना उन लोगों को जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज में रहे हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज एडमिशन में हम रिजर्व सीट्स रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हम कोटा रखते हैं, आपको पता ही है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आर्टिकल 330 में आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा ये सारी चीजें। और गोल क्या है मेजर रिजर्वेशन के? सबको इक्वल चांस देना, इक्वल चांस देना है ना, इक्वल चांस देना। अब देखो, रिजर्वेशन इज नॉट चैरिटी, इट्स कंपनसेशन फॉर हिस्टोरिकल इनजस्टिस। इसका मतलब कि रिजर्वेशन कोई फेवर या भीख नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए सपोर्ट है जिन्हें सेंचुरीज तक अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई बेसिकली। जैसे अगर किसी को सालों तक स्कूल में एंट्री ही ना मिले तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। तो रिजर्वेशन उनको इक्वल प्लेटफॉर्म देने की एक कोशिश है बेसिकली। तो इस इमेज से हम समझते हैं। तो टॉप इमेज में आप देखोगे तो एक बच्चा जो है एप्पल इजिली ले सकता है, ये वाला। दूसरा बच्चा छोटा है, उस तक एप्पल पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। अब लोअर इमेज में देखोगे आप, तो अब लोअर इमेज में दोनों को लैडर दी गई है, मतलब सीढ़ियां दी गई है। आप दोनों एप्पल तक पहुंच सकते हैं इजिली। यही रिजर्वेशन का बेसिक आइडिया है। जिसको डिसएडवांटेज था उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देना बेसिकली। तो रिजर्वेशन का एम क्या है? सिंपल है, सबको सेम रिजल्ट देना नहीं, बल्कि सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देना है। देयर इज अ डिफरेंस, है ना। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इसका इमरजेंसी कहां से ये इमर्ज हुआ था। तो रिजर्वेशन एक दिन में सडनली स्टार्ट नहीं हुआ था, इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है, स्ट्रगल है, सोशल इनइक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की हिस्ट्री है बेसिकली। चलिए इस टाइमलाइन को एक स्टोरी की तरह समझते हैं। 1882 में हंटर कमीशन आई। सबसे पहले 1882 में हंटर कमीशन ने कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात उठाई। क्वेश्चन ये था कि अगर कुछ कम्युनिटीज को एजुकेशन और जॉब्स में चांस ही नहीं मिला तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा। यहीं से बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की डिस्कशन शुरू हो गई बेसिकली। फिर शाहू जी महाराज, जिनको हम लोग फादर ऑफ द रिजर्वेशन इन इंडिया कहा जाता है, इन्होंने 1902 में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज, है ना। ये इंडिया के अर्लीस्ट रिजर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। सिंपल लैंग्वेज में शाहू महाराज जी ने बोला अगर सोसाइटी अनइक्वल है तो स्पेशल सपोर्ट देना जरूरी है। ये है शाहू महाराज जी, इनकी फोटो भी दी हुई है, ठीक है। फिर आता है 1932 का पूना पैक्ट। अब आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, पूना पैक्ट। ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे फॉर दलित्स, है ना, फॉर बेसिकली जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, सबको पता है। फाइनली उन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, रिजर्व सीट्स दी गई बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ। तो पूना पैक्ट क्या हुआ? एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। फिर 1950 में इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, है ना, हमें पता है इन्फोर्स हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन में और रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 से। ने एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन ऑलो किया। गोल क्या था? हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिड्यूस करना और अनइक्वल, जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज बेसिकली जो पिछड़े वर्ग थे उनको देना। अब देखो, इमेज में बताया गया है कि एंशियंट कास्ट सिस्टम ने में अपॉर्चुनिटी मोस्टली अपर कास्ट तक लिमिटेड थी। एडुकेशन, पॉलिटिकल पावर, लैंड ओनरशिप, ये सब जो थी अपर कास्ट में लिमिटेड थी। सब कुछ अनइक्वल था। तो इसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज ग्रेजुअली डेवलप हुई, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट में। तो अब आते हैं इसके जो बेसिकली रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी, इसको डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता था। तो मतलब रिजर्वेशन का लीगल बेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया हुआ है। सो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, अगर सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऑलरेडी डिसएडवांटेज है तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना अलाउड है।
यस, अगर एक स्टूडेंट के पास बुक्स ही नहीं है और दूसरे के पास फैसिलिटीज हैं, तो दोनों को एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट देना भी अनफेयर हो सकता है। तो इसके लिए ये चीजें आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यूज हुआ था। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 15(4) क्लॉज 4। इसमें क्या बोला गया कि ये आर्टिकल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन में स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन होते हैं, स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन बेसिकली आप देखने को मिलेगा। स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट फॉर जो हमारे बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए। तो इस ये क्या करेगा, एजुकेशनल गैप को रिड्यूस करने के लिए है ये। फिर आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ये आर्टिकल गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन ऑलो करता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली कुछ कम्युनिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल चांस नहीं मिलता था, इसलिए स्टेट रिजर्व पोस्ट प्रोवाइड करता था, है ना, फॉर बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली। फिर आता है आर्टिकल 46 जो हमारे डीपीएसपीज में आता है। तो गवर्नमेंट को इंकरेज करता है कि वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए। मतलब कि गवर्नमेंट को एक्टिवली अपलिफ्ट करना चाहिए हमारे जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए। ठीक है। इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स लीड्स टू इनजस्टिस। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, अगर सोसाइटी में कुछ लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं और हम सबको एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट दें, तो एक्चुअली में अनफेयरनेस और बढ़ सकती है। इसलिए कभी कभी इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब एफर्मेटिव एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा जो देखो हमारा ना जो कोटा सिस्टम है, बेसिकली जो रिजर्वेशन सिस्टम है, वो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो शेड्यूल कास्ट है वो 15% पे आती है, 15% जो है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलता है। फिर शेड्यूल ट्राइब को 7.5% जो है रिजर्वेशन मिलता है। फिर ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास को 27% मिलता है। ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस ये भी एक आता है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, वो भी तो वर्नेबल सेक्शन में आएंगे, तो उनको 10% का मिलता है रिजर्वेशन। और फिर आते हैं हमारे रिजर्व वाले, मतलब हमारे अनरिजर्व वाले, जिनके लिए 40% जो सीट्स होती हैं इसके आसपास, मतलब इसमें लगभग सीट्स होती हैं, अवेलेबल होती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं तो अब ये कैसे चीजें हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन आ तो गया, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन था, रिजर्वेशन कितना होगा, क्या अनलिमिटेड रिजर्वेशन पॉसिबल है, इक्वालिटी और रिजर्वेशन के बीच बैलेंस कैसे होगा। इन्हीं क्वेश्चन को आंसर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिफरेंट जजमेंट से दिया। सो पहला केस आता है चंपकम दोराइजन केस 1951। इसमें क्या हुआ था कि मद्रास स्टेट ने कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड फिक्स सीट्स बना दी थी। मतलब अलग अलग कास्ट के लिए फिक्स कोटा होता था, लेकिन इस पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला कि ये पॉलिसी आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है, बिकॉज इक्वालिटी वॉयड हो रही थी। इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम को लीगल सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। रिजल्ट क्या निकला, जो हम आज देखते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जो है वो ऐड हुआ, जिसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया कि गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है। फिर आता है हमारा एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर का केस 1963 में हुआ। इशू क्या था, मैसूर गवर्नमेंट ने बहुत हाई रिजर्वेशन परसेंटेज दे दिया था। कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया, क्या रिजर्वेशन अनलिमिटेड हो सकता है। तो कोर्ट का जजमेंट इस पे क्या आया कि रिजर्वेशन रीजनेबल होना चाहिए, नॉर्मली 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। यहीं से फेमस हुआ हमारा 50% सीलिंग रूल का आइडिया, बेसिकली इसी केस से आया था, एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर केस से आया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट केस आया टी देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस। तो इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल आया। ये क्या है, सपोज रिजर्व सीट किसी साल फिल नहीं हुई, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा सीट रिजर्व कर देंगे, है ना, तो इसको कैरी फॉरवर्ड रूल बोला गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि अगले साल रिजर्वेशन परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया, इवन 50% से, क्योंकि रिजर्व सीट्स तो कुछ बची हुई थी ना, तो वो भी इस पे ऐड ऑन हो गई, है ना, तो 50% से ज्यादा सीट्स होने लगी। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इतना एक्सेसिव रिजर्वेशन इक्वालिटी और प्रिंसिपल को डैमेज करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेसिव कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्राइक डाउन किया और इसको गलत माना बेसिकली, है ना। तो ये इसका बेसिकली जुडिशियल इवोल्यूशन का फेज 1 में सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसके लिए प्रॉपर लिमिट्स और बैलेंस सेट कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा मंडल वर्डिक्ट। ये क्या है, चलो देखते हैं। अगर रिजर्वेशन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट पूछा जाए, तो मतलब उसके सबसे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो आंसर होगा इंदिरा साहनी वर्सेस
केस, जिसने हम मंडल वर्डिक्ट भी बोलते हैं, इसको हम मंडल वर्डिक्ट भी बोलते हैं। इसका मेजर नाम तो केस का नाम इंदिरा सानवी केस 1992 में आया था। तो ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने मॉडर्न रिजर्वेशन सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे मेजर रूल रिसाइज किए। कैसे? देखो 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया था। इसका एम था आइडेंटिफाई करना कि कौन से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में। प्रॉब्लम क्या हुई इसमें कि 1990 में गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट तो कर दी। इसके बाद पूरे इंडिया में ह्यूज प्रोटेस्ट होने लगे। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग अपोज कर रहे थे। ऑब्वियसली डिबेट चलने लगी बेसिकली। तो केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 1992 में जजमेंट में नाइन जज बेंच ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया। आप समझते हैं क्या? एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं। तो पहला पॉइंट कि ओबीसी रिजर्वेशन वैलिड, मतलब कोर्ट ने बोला कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। फिर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया, समझो इस बात को, है ना। तो कोर्ट ने एक वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस किया क्रीमी लेयर, मतलब ओबीसी कैटेगरी में जो फाइनेंशियली और सोशली एडवांस लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। क्यों? ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट जेन्युइन नीडी लोगों तक पहुंचे। ठीक है। सो अगर किसी ओबीसी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है तो उनके चिल्ड्रन को सेम रिजर्वेशन बेनिफिट फेयर नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है थर्ड 50% सीलिंग रूल। तो टोटल रिजर्वेशन नॉर्मली 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। रीजन क्यों? बैलेंस बिटवीन सोशल जस्टिस एंड द इक्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। तो 50% सीलिंग रूल यहां से आया। अब फोर्थ जजमेंट क्या आता है? कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इनिशियल जॉब्स में हो सकता है लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन ऑलो नहीं होता। मतलब दो लेटर अमेंडमेंट्स ने कुछ चेंजेस लाए ऑब्वियसली कि ये वाला जो रूल है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये चीज वैलिड हो गई थी आफ्टर सम केस। ठीक है। बट यहाँ पे इस मतलब बेसिकली इंदिरा सानवी केस में ये चीज आया था कि प्रोहिबिट किया जाता रिजर्वेशन इन दी प्रमोशन। सो इन केस ने ओबीसी रिजर्वेशन को लीगल अप्रूव किया, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, 50% कैप को स्ट्रेंथ किया और मॉडर्न रिजर्वेशन फ्रेमवर्क डिफाइन किया। सो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस। अब आगे चलते हैं। आगे आया हमारा एम नागर, ये सारे केस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। इनको पढ़ना। लैंडमार्क केसेस हैं कुछ कुछ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से और धीरे धीरे, आपको समझना है। ठीक है। पेशेंस के साथ सुनिए। देखिए, जब भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेती है तो सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि वो सही है या नहीं। इन 3 केसेस ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। कैसे? समझते हैं। एम नागराज, ये केस हुआ 2006 में। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हुई यहाँ पे। तो कोर्ट ने कहा प्रमोशन में आरक्षण जो है रिजर्वेशन दे सकते हो, पर 3 शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त क्या है कि डेटा दिखाओ कि जो ग्रुप को आपको रिजर्वेशन देना है वो कितना पिछड़ा है ना, कितना बैकवर्ड है। सेकंड कंडीशन क्या है? डेटा दिखाओ कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। फिर थर्ड कि एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। अब देखो, अब सेकंड केस हुआ, ये 3 उन्होंने शर्त रख दी है। अब सेकंड केस होता है जर्नील सिंह 2018 में। इसमें क्या हुआ? कोर्ट ने पुराने रूल को थोड़ा सा इजी कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया। अब एससी एसटीज के लिए ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो बैकवर्ड है ना, क्योंकि वो मान लिया गया है कि बस उनका रिप्रेजेंटेशन चेक करना होगा। ठीक है। दैट्स वाई। अब आता है हमारा जनहित अभियान 2022 का केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट इससे आया था। इसने बेसिकली 103rd अमेंडमेंट एक्ट ईडब्ल्यूएस कोटा को चैलेंज किया था। ठीक है। सॉरी, मैंने एक्ट आया था बोल दिया। 103rd अमेंडमेंट जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसको चैलेंज किया था। कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस सही है और एक बड़ी बात बोली कि वो जो 50% की लिमिट थी ना वो सिर्फ कास्ट के लिए है ना। तो इकोनॉमी का क्राइटेरिया नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए जब हम गिनते हैं ना तो ईडब्ल्यूएस को हम 50% के कोटे में नहीं गिनते हैं, नहीं तो ये तो 60% हो जाएगा। समझो इस बात को, है ना। तो सिंपल सा देखो, समरी में बताती हूँ क्या है इन तीनों केसेस का। मतलब कि गवर्नमेंट को बोला गया था कि भाई अगर प्रमोशन में, पहला वाला केस हम एम नागराज बेसिकली जो केस है उसमें बोला गया, गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई अगर प्रमोशन में आरक्षण चाहिए तो 3 सबूत आपको देने पड़ेंगे। फिर जनरल सिंह केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी और जनहित अभियान में ये बोल दिया गया कि जनरल कैटेगरी के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए विन सिचुएशन हो गई, है ना। तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं। अब देखो,
ये जो रिजर्वेशन है उससे क्या क्या चीजें हुई, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, लोगों को इक्वल चांस मिला खेलने का, अपॉर्चुनिटीज का, जो उनके साथ हिस्टोरिकली गलत चीजें हुई, इनजस्टिस हुआ। रिप्रेजेंटेशन, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिटिकली, आपको पता ही है कितने सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सेक्शन से, और ये जरूरी भी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। फिर सोशल मोबिलिटी, एजुकेशनल, उनके लिए एडवांसमेंट कितना करना जरूरी है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थ्रू आर्टिकल 16, है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बैरियर्स को ब्रेक करती है, क्यों? देखो जो भी अभी भी देखो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, अभी भी हम माने चाहे ना माने, तो इस चीज को धीरे धीरे जब कोई भी मतलब हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं वो जब ऊपर आते हैं, बेसिकली हायरकी में ऊपर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करता है, प्लस ये बैरियर्स को ब्रेक करता है कि अब तो ये बराबर ही है, समझो इस बात को। अब देखो इससे कुछ कुछ चैलेंजेस भी है रिजर्वेशन के, मैंने बताया ही था कि इस पे डिबेट क्यों होती है। देखो कई लोग मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस भी तो एक रिजर्वेशन है, क्योंकि जनरल वालों के लिए ऑब्वियसली 60% ही इसको माना जाएगा ना, है ना, तो 60% रिजर्वेशन टोटल हो जाता है, जो 50% की लिमिट को पार कर देता है बेसिकली, ठीक है। फिर आता है क्रीमी लेयर डोमिनेंस, है ना, कि स्टिल जो है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बीच में एक बहुत बहस रहती है कि बहुत सारे लोग जो हैं फॉर्ज कर लेते हैं बेसिकली, और वो अपना नाम जो है क्रीमी लेयर के होते हैं बट स्टिल एनसीएल जो है यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, जो जिसके लिए रिजर्वेशन बना है वो लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, एरर ऑफ एक्सक्लूजन ये होता है। पॉलिटिकल मिसयूज होता है, लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, उससे वोट लेते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो कहते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका पाथ अहेड क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, कि हमें जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा रिकमेंडेशन टू स्प्लिट ओबीसीज और एससीज में, जो लोएस्ट टू लोएस्ट जो बेचारे हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन के हैं, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और चेक करना है कि रिजर्वेशन रिक्वायर है कि नहीं, है ना, ये भी एक चेक चीज करनी है, ठीक है। प्लस हमें सीट्स रिजर्व करने का हमारा सोल फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि बच्चों को जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही, जिनको रिजर्वेशन दे रहा है बेसिकली, उनकी एजुकेशन एकदम सही फैसिलिटी से ऐसी हो कि जो जिसको रिजर्वेशन नहीं भी मिल रहा है वो उनके बराबर बैठ सके कंपटीशन में, है ना। और सोशो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, जो हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस है, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि पता चले कितने लोग अभी भी उस चीज में हैं, ठीक है। तो काफी फेमस बी आर अम्बेडकर जी का ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अंटिल देयर इज अ लाई एट द बेस ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमें सोशली भी बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए, सोशली भी हमें अपने वल्नरेबल सेक्शन को जो है अपलिफ्ट करना चाहिए, तभी हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एक जान आएगी, हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना, पॉलिटिकल हमारे राइट। जब एजुकेशन होगी सोशली इकोनॉमिक सब चाहिए, तभी तो हम पॉलिटिकल राइट्स को जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें पढ़नी है। सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अपने जो है रिकमेंडेशन भी जरूर दीजिएगा, सोल्यूशन दीजिएगा जरूर। And if you really like the video, please like, share and subscribe our channel.